हेलो बच्चा लोग, कैसा है? CUET की तैयारी हो रही है? वेरी गुड। तो CUET के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर है तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये चैप्टर 12th क्लास में नहीं है, CUET में है, इसलिए इसके ऊपर मुझे लगा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के ऊपर तो वीडियोस ऑलरेडी 12th वाली वीडियोस मेरी बनी हुई है, उसमें हैं सारे चैप्टर्स डिटेल में। और ये मैंने स्पेशल चुना कि चलो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो एक बना दिया जाए। ऐसे ही आने वाले टाइम में जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर्स जो हैं, जो नहीं थे 12th में, उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स भी जो 12th में नहीं थे, उसके ऊपर वीडियोस बनेंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर्स जो कि 12th में थे उसके ऑलरेडी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये स्पेशली जो टॉपिक्स 12th में नहीं कवर्ड है ना CUET वाले, उसके ऊपर वीडियो है। और आज का वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर है बिजनेस स्टडीज़ में। तो आप लोग आराम से इसको देखो। तो आओ बच्चों, करते हैं CUET की तैयारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ। ये देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। CUET 2023 के लिए स्पेसिफिकली ये डिज़ाइंड है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे प्रोफेशन है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब के अलग हटके अगर आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हो, उसको ही हम, इस प्रोसेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। करेक्ट? ठीक है। वो व्यक्ति, अ पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। वो व्यक्ति जो अपना बिजनेस सेटअप करता हो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? चलो, तो एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज द बिजनेस यूनिट। तो जो व्यक्ति है जो बिजनेस को सेटअप करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और उसका जो आउटपुट होता है, सेटिंग अप का जो आउटपुट होता है, उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बन जाता है, रिलेशनशिप इंग्लिश ग्रामर में। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट कौन हुआ? एंटरप्रेन्योर हुआ। ठीक है। और वर्ब क्या हो गया? प्रोसेस हो गया, जो प्रोसेस वो करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बिजनेस बन गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बनता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में। ठीक है ना? क्या क्या है? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्रोसेस, and the outcome is the business, right? So this is subject verb object relationship. आगे बढ़ेंगे, कहेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या होता है? 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, Entrepreneurship is considered as one of the 4 major factors of production. 4 major factors of production क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट वाला एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट? लास्ट वाला क्या हो गया? ध्यान से देखिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ये जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो चौथा क्या हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक है। 18th सेंचुरी में एक इकोनॉमिस्ट था, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटिलन। उसने सबसे पहली दफ़ा इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, एंटरप्रेन्योर को। ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन क्या दिया उसने? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। 3 बातें याद रखनी है। पहला सिस्टमैटिक है, पर्पसफुल है और क्रिएटिव एक्टिविटी है। क्या करती है ये एक्टिविटी? करती क्या? ये होता क्या है? एक नीड आइडेंटिफाई करती, रिसोर्स को मोबिलाइज करती, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करती विद व्यू टू डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर्स। व्यू क्या होता है? कस्टमर्स को वैल्यू देना, कस्टमर्स को उसके मतलब डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स जब खरीदेगा तो ही गेट्स द वैल्यू आउट ऑफ इट। इफ यू बाई अ बॉटल ऑफ वाटर यू गेट वैल्यू आउट ऑफ इट, यू आर क्वेंचिंग योर थर्स्ट, राइट? व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्वेंचिंग योर थर्स्ट। तुम अपनी प्यास को बुझाते हो। दिस इज द वैल्यू दैट आर गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉटल ऑफ वाटर। रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न,
ठीक है, बहुत अच्छे समझना है। प्रॉफिट्स फॉर दी सेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद बिजनेस। तो तमाम चीज़ों के दरमियान आपने क्या देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक सिस्टमेटिक पर्पसफुल और क्रिएटिव एक्टिविटी है। किस चीज़ के लिए? तो ये सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करता है। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहला काम क्या होता है? नीड आइडेंटिफाई करना, क्या नीड है, आज दुनिया को किस बात की जरूरत है, ठीक। उसके बाद इस जरूरत को पूरा करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइज करना, रिसोर्स इकट्ठा करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है ना। और इस सब का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि कस्टमर को वैल्यू देना, उसको रिटर्न देना। कस्टमर जब खरीदेगा तो उसको उसकी उचित वैल्यू मिले, और इन्वेस्टर्स को क्या मिलना? रिटर्न मिलना। इन्वेस्टर्स को क्या मिलना? रिटर्न मिलना। और खुद को क्या मिलना? एंटरप्रेन्योर को क्या मिलना? प्रॉफिट मिलना। ऑलराइट, ठीक है ना। और ये सब कुछ होगा कब, कहां पे? तो जो रिस्क है ना, उस रिस्क के अंदर अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क है या जो अनसर्टेनिटीज है, उसके छांव में, उसके रहते हुए, उसकी मौजूदगी में आपको ये तमाम चीज़ें अवेल करनी है या निकालनी है, लेनी है, तो हम उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा, ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है। सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, पर्पसफुल एक्टिविटी, जिसमें कुछ स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, कॉम्पिटेंसी चाहिए, ठीक है ना। वो कॉम्पिटेंसी आप सीख सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो थ्रू एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। दूसरा लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। ये जो भी होता है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ये एक लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। इट इज टू इंडल्ज इन लॉफुल बिजनेस, अनलॉफुल नहीं, इलीगल नहीं भाई, लॉफुल। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। प्रॉफिट क्रिएट करना सोशल गेन के लिए, पर्सनल वैल्यूज, क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। इनोवेशन होता है, यानी कि कुछ ना कुछ नया। It is a creativity, is creative and it involves creation of value and innovative in introducing path breaking radical innovation। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल नया, पाथ ब्रेकिंग, यहां से रास्ता डिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल नई चीज, पहले किसी ने यूज नहीं करी, ये चीज, इसको हम बोलते हैं इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होगा वो प्रोडक्शन के लिए सारी चीजें व्यवस्थित करेगा, प्रोडक्शन करेगा। एंटरप्रेन्योर इन रिस्पॉन्स टू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मोबिलाइजेस द रिसोर्सेज इनटू अ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज और फर्म। द एंटरप्रेन्योर डेवलप एन आइडिया, सबसे पहले वो एक आइडिया डेवलप करता है, देन प्रमोट्स टू रिसोर्स प्रोवाइडर्स। रिसोर्स प्रोवाइडर्स जो होते हैं, पब्लिक हुआ या बैंक हुआ या सरकार भी, उसको बताता है, उसको कन्विंस करता है, फंडिंग इंस्टीट्यूशन को कन्विंस करता है कि भाई मेरे को पैसे दो। और जब वो सारे पैसे अरेंज हो जाते हैं तो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स। इसके लिए जितने भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो जहां जहां से मिलेगा उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जितनी यूटिलिटीज है यानी कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन तमाम चीजों के लिए अप्लाई करता है, टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करता है। और उसके अंदर ही नीड्स नेगोशिएशन स्किल्स टू रेज ऑल दिस, टू रेज ऑल दिस, ऑल टू रेज एक्चुअली ही नीड्स नेगोशिएशन स्किल टू रेज कैपिटल, टू रेज कैपिटल भाई साहब। तो उसके अंदर ये तमाम चीजें होनी चाहिए या होती हैं। एन एंटरप्रेन्योर in the best interest of the enterprise takes, what he does, risk taking. He takes risk. So as the entrepreneur contracts for an assured supply of the various inputs for his project, he incurs the risk of paying them off whether or not the venture succeeds। भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर लेता है एंटरप्रेन्योर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज, तो he is actually taking 100% risk, ठीक है ना। he is taking 100% risk। risk of what? risk if the project fails, if the project fails, even if the project fails, even if the project fails, even if the project fails, he is going to take this responsibility to pay them off। जिन लोगों से इनपुट्स कलेक्ट किए हैं उन सबको पे ऑफ करेगा। this risk he is taking। Individuals opting for a career in entrepreneurship are ready to take a bigger risk that is involved in a career in employment or practice of profession as there is no assured payoff। ये बात ध्यान लीजिए, ध्यान में समझ लीजिए कि जो भी entrepreneurship स्टार्ट करता है, कोई भी इंडिविजुअल जो
एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर ऑप्ट करता है वो अपने आप को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहा है। कौन सा रिस्क? नो अश्योर्ड पे ऑफ। जरूरी नहीं है कि जो तुमने सोचा है वो तुमको मिलेगा, अश्योरेंस कुछ नहीं है, पे ऑफ का कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में एक तरीके से एश्योरेंस है, भाई 30 दिन की नौकरी करी, 8 घंटे का जॉब किया तो तुमको 50,000 रुपये मिलेंगे, 1 लाख रुपये मिलेंगे। यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं होता मित्रों। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन रिगार्डेड एज अ टाइप ऑफ बिहेवियर्स बाय वन हु प्रोएक्टिवली ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ऐसे जिसकी ये आदत होती है, जो पहले से ही किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको सॉल्व करने के लिए सोचने लगता है, प्लान करने लगता है, तो उसको हम बोलेंगे यार ये इसका बिहेवियर पैटर्न है, इसका एंटरप्राइजिंग माइंड है, ये एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कर सकता है। यूजेस पर्सनल क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्ट टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अपने आइडियाज को, अपने पर्सनल क्रिएटिविटी को का इस्तेमाल करता है और कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। थिंक्स बियॉन्ड रिसोर्सेज प्रेजेंटली यूज्ड एंड ट्राई न्यू आइडियाज इन एक्सप्लॉइटिंग द एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज और अटेंडिंग टू द इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स। व्हाट इट ट्राइज टू से यू, वो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बियॉन्ड प्रेजेंट रिसोर्सेज सोचता है। इस आज जो रिसोर्स तुम यूज करो इससे दूर का सोचता है, ठीक है। धरती के बारे में नहीं सोचता, वो तो चांद के बारे में सोचता है जी, वो तो गगन के बारे में सोचता है, तारों के बारे में सोचता है ना। क्यों होने वाले, आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचता है। वो हैज द कन्विक्शन टू कन्विंस अदर्स ऑफ वंस आइडियाज एंड सीक देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, राइट। तो उसके पास ये कन्विक्शन होती है, विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है कि दूसरे को कन्विंस कर लेगा, अपने आइडियाज को के लिए दूसरे को कन्विंस कर लेगा और उनकी कमिटमेंट भी प्राप्त कर लेगा। हैज द करेज ऑफ हार्ट टू विदस्टैंड एडवर्सिटीज, परसिस्ट डिस्पाइट सेटबैक्स एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। उसके पास ये साहस होता है, करेज होता है कि भैया अगर कोई एडवर्सिटी है, कोई एडवर्स सिचुएशन है, उसको भी वो सेल थ्रू कर लेगा, पार कर लेगा उसको भी, ठीक है। उसके पास ही विल परसिस्ट, वो वहां रहेगा, मौजूद रहेगा, वो करता रहेगा, चाहे जितने भी उसके पास सेटबैक्स आए। सेटबैक्स का मतलब होता है जितनी विपरीत परिस्थितियां आए, वो बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है मित्रों। समझ में आ गई बात? चलो अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस देखते हैं। बिजनेस स्टार्टअप होता है ये एंटरप्रेन्योरशिप, और ये ऑन गोइंग ऑपरेशंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है। एंटरप्रेन्योर डज नॉट फील कंस्ट्रेंट बाय रिसोर्स, दे मोबिलाइज इट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं फील होता है, भाई रिसोर्स नहीं है, चलो यार मोबिलाइज करते हैं, यार है ही नहीं पैसे, कैसे काम करूं? नहीं, पैसे नहीं है, कोई नहीं, पैसे जुगाड़ करते हैं यार, जुगाड़ करके फिर काम करेंगे। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मैनेजर का ऐसा नहीं होता, ही इज कंस्ट्रेंट बाय रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल। जितने पैसे उसको मिले उसी में उसने करना होता है। भाई वो एक एम्प्लॉय होता है, ये इनफॉर्मल होता है, ये फॉर्मल होता है, अचीवमेंट होता है, ये पावर होता है, ये ओनर होता है, ये एम्प्लॉय होती है, प्रॉफिट होती है, सैलरी होती है, रिस्क टेकर होता है, मेंटेनेंस स्टेटस को होता है। मित्रों समझ रहे हो? ड्राइवन बाय इंडक्टिव लॉजिक होता है, ड्राइवन बाय डिडक्टिव लॉजिक एंड रिसर्च। स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्पॉटिंग इनिशिएटिव, रिसोर्स नेगोशिएशन। हेलो, स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्पॉटिंग इनिशिएटिव, रिसोर्स नेगोशिएशन, ये सब ट्रेड्स एंटरप्रेन्योर के होते हैं। लेकिन मैनेजर का लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, डिजाइन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पीपल मैनेजमेंट, that is it. Now has to know and do all the trade by himself. सारी बातें उसे खुद पता होती है, काम भी वो खुद करता है दोस्त। ये क्या करता है? ये बस स्पेशलिस्ट होता है, अपने डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट होता है। तो समझ में आ गई एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। कभी मैनेजर को गलती से एंटरप्रेन्योर मत समझ लेना। चलो, एंटरप्रेन्योर्स का फंक्शन इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब भारत के या किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एंटरप्रेन्योर के होने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपेक्षा या आशा की जा सकती है। तो सबसे पहली बात भैया, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एंटरप्रेन्योर जनरेट इनकम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, बीट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, सर्विस। बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप लाइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ये चीजें क्रिएट करता है और उनसे फर्दर चीजें क्रिएट होती हैं, उनसे और फर्दर चीजें क्रिएट होती हैं, चेन रिएक्शन हो जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया, इससे जुड़ी हुई तमाम तरीके के काम हो जाते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट का
मौका मिल जाता है, विच इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन बोला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इंक्रीजेज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड हेंस रिजल्ट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल और ज़्यादा मजबूत होता जाता है या नए नए कैपिटल, नए नए डायमेंशन खुलते चले जाते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बात भी बता दी, एवरी बिजनेस इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। इट्स नॉट अलोन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, इससे एलियनेटेड बिजनेस में भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते चले जाते हैं मित्रों। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, दूसरे को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। भैया देख, तुमने एक दुकान खोली, चलो एक तुमने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री डाली किसकी, किसी भी चीज़ की, मान लो घड़ी बनाने की, ठीक है, फैक्ट्री डाली। अब जहां पर तुमने फैक्ट्री डाली, इतनी बड़ी फैसिलिटी डाली, वहां पर लोग आएंगे काम करने, ठीक है, तुम्हारा तो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके अलावा क्या होगा, वहां पर कुछ लोग अपनी दुकानें सजाएंगे, है ना, समोसे के, गोलगप्पे की दुकानें होंगी, मिठाई की दुकानें होंगी, पान की दुकान होगी, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, है ना। तो क्या होगा, उन लोगों को जिनके पास काम नहीं था, अब उन लोगों ने यहां पर अपनी दुकानें डाल ली, अब उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल गई काम करने की। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप, इनडायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, तो ये काम करता है। तो जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स, एवरी न्यू बिजनेस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स। हाँ, ये बात भी हम देखते हैं। तो देखो, तुम जब कोई फैसिलिटी ओपन करोगे तो तुमको कोई रॉ मटेरियल देने वाला चाहिए। अब भाई उसके पास रॉ मटेरियल था, उसके रॉ मटेरियल वैसे ही पड़े हुए थे, तो तुमने कहा कि यार ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम उसको मिल गया। अब तुम बैम्बू से कुछ बना रहे हो, भाई बैम्बू जिसके पास में है, उसके पास कोई नहीं था, बैम्बू था, बस ठीक है, अपना था, है, जंगल है, जंगल है, लेकिन तुम जाकर के मिलेगा कि भैया मैं बैम्बू के स्टिक की ना चीजें बनाऊंगा, इसकी फैक्ट्री डाल रहा हूं, तू मेरे को बैम्बू सप्लाई करना रहे। इसके पास एक नया काम मिल गया, इसको बैम्बू सप्लाई करने का काम मिल गया। देखो इसको क्या मिल गया, दूसरे व्यक्ति को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का मौका मिल गया। इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर्स इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय इंप्रूविंग प्रोसेस। देखो लगातार तुम इसमें काम करते हो, नए आइडियाज आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। इसका मतलब है कि तुम ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ और अलग प्रोसेस से, है ना, इंप्रूव्ड तरीके से काम करोगे, जिससे वेस्ट रिड्यूस होगा, यील्ड इंक्रीज होगा, यानी कि जो उससे प्राप्ति है वो ज्यादा हो जाएगी। ब्रिंगिंग अबाउट टेक्निकल प्रोग्रेस, ठीक है ना, टेक्निकल प्रोग्रेस कैसे, बाय ऑल्टरिंग लेबर कैपिटल रेशियोज। लेबर जहां पर ज्यादा लेबर लग रही थी, यार लेबर ज्यादा लग रही है, चलो कुछ मशीन ऐसा बनाते हैं जिससे लेबर की खपत कम हो जाएगी और जो काम की जो क्वालिटी है ना वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो दोनों तरफ से हो सकता है। इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखो भैया यहाँ पर entrepreneurs through their prudent decision to divest from the weak sectors to invest in robust sector which will bring about a virtual transformation of the economy from underdeveloped to an emerging and developed status for a country। तो वीक सेक्टर्स में थे, वहां से उठ के रोबस्ट। अच्छा यार हम सिर्फ साइकिल बनाते थे, अब हवाई जहाज का टर्बो इंजन बना रहे हैं, है ना, रॉयल्स रॉयस जो इंजन बनाती है ना वो इंजन हम बना रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने शिफ्ट कर लिया, यहां से हम हीरो साइकिल से शिफ्ट होकर के कहां चले गए, अब हम बनाते हैं रोबस्ट इंजन्स। हीरो साइकिल बनाती थी ना हीरो कंपनी हीरो साइकिल बनाने के साथ साथ उसने क्या किया, जापान के होंडा के साथ टाइप किया, हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनानी शुरू हो गई, ठीक है ना, हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनानी शुरू हो गई। अब हीरो मोटरसाइकिल भी है, होंडा भी है। अब देखो जी क्या हो रहा है कि इसने क्या किया, व्हाट दे हैव डन, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इकोनॉमी का, फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू एन एमर्जिंग इकोनॉमी एंड टू द डेवलप्ड इकोनॉमी। नाउ इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज, भाई साहब, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप एनेबल्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वुमेन, ये सबको इकोनॉमिक ड्रीम्स पूरा करने का उनको मौका मिल जाता है। स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपर्ट एंड डेयरिंग, जो है ना एक्सपर्ट्स, तो ये सब चीजें भी स्पिरिट ढूंढने का, खोजी प्रवृत्ति डेवलप की जाती है। भाई देखो फलाने का बेटा था, उसने ये काम किया, यार कितना आगे बढ़ गया, उसने इसका बिजनेस किया। अच्छा, ये पिता अपने पुत्र को कहता है, पुत्र सोचता है हाँ यार सही बात है, मेरे को भी पैसे चाहिए, मैं भी क्या करूं, वो भी सोचने लगता है बिजनेस आइडियाज, दैट इज व्हाट कॉल्ड, वो भी ढूंढने लगता है करूं, क्या क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि भाई साहब ने किस तरीके से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया बिजनेस का, चलो मैं भी करता हूं, मैं भी सोचता हूं, फिर वो नए आइडिया के
साथ आता है। तो एक समाज में एक आदत डेवलप होती है, तो एक्सप्लोरेशन, एक्सपर्ट्स प्रेजेंटेशन, डेयरिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। To do something new, try to exploit opportunity, ground experimenting with the novel ideas by showing the courage to try them, prepare a fertile, persistent economic development. ठीक है, roles and functions of the entrepreneurial relation and enterprise देखते हैं। developing exchange relationships, इसके बारे में बात करते हैं, क्या रोल होता है, roles and functions of entrepreneur relation in relation to the enterprise, in relation to the enterprise, developing exchange relationships। पहला, मार्केट अपॉर्चुनिटीज को परसीव करना, ठीक है, गेनिंग कमर्शियल ओवर स्केर्स रिसोर्सेस, गेनिंग कमांड, सॉरी स्केर्स रिसोर्स है उसके ऊपर कमांड गेन करना, परचेजिंग इनपुट्स परचेज करना, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू कंपटीशन। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डीलिंग विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, अप्रूवल, कंसेशन, टैक्सेस, इस सब के लिए भाई उसके पास जाएगा। मैनेजिंग ह्यूमन रिलेशंस विद इन द फर्म के अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेज करना, मैनेजिंग कस्टमर एंड सप्लायर, ये सारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं मित्रों। मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर मैनेजिंग फाइनेंस, मैनेजिंग प्रोडक्शन इसके अंदर है। टेक्नोलॉजी के अंदर अक्वायरिंग एंड ओवरसीइंग असेंबली ऑफ द फैक्ट्री, ये देखना, ये सारे टेक्नोलॉजी के अंदर है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मिनिमाइजिंग इनपुट्स विद गिवन प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर अपग्रेडिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये सारी चीजें मैंने क्या कही कि देखो यार, कि देखो भैया क्या कर रहा है, कह रहा हूं मैं, डेवलपिंग रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिलेशन टू दी एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज इन रिलेशन टू द एंटरप्राइज, डेवलपिंग एक्सचेंज रिलेशनशिप, पहला मैंने कर दिया एक्सचेंज रिलेशनशिप क्या डेवलप करेगा, दूसरा मैंने कर दिया भाई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो ये सब चीजें याद रखनी है, ये सब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चलिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस इश्यूज की बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, ढूंढना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना। जो ये एंटरप्रेन्योर होते हैं इनका पहला काम होता है भैया अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना। इट मे बी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, सेक्टोरल, इंडस्ट्रियल एनालिसिस, सारा कुछ करके ये ढूंढते हैं कि भाई क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, ये देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट ऑफर किया जाए, क्या स्पेशल प्रोडक्ट ऑफर किया जाए, किस चीज़ की कमी है समाज में, देश में। इन्वायरमेंट स्कैनिंग करता है जिससे मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको पता चलती हैं। देयर इज अ नीड टू चूज ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया, तो उसके बाद फिजिबिलिटी एनालिसिस करता है। देखो फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, फिजिकली फिजिबल है कि नहीं, मार्केट ओरिएंटेड है कि नहीं, कॉस्ट फिजिबल है कि नहीं, ये तमाम फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, सोशली फिजिबल है कि नहीं। आइडिया तो आ गया, ठीक है कर लेंगे, लेकिन ये यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसके बारे में पता लगाएंगे फिजिबल है कि नहीं है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इसके बारे में भी पूछा जाएगा आपसे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विद एन ऑब्जेक्टिव टू कार्व स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। स्टार्टअप होगा, नए नए बिजनेस आइडियाज होंगे, नए नए इनोवेशंस होंगे। लड़का लोग जो है ना वो नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, किसके पीछे जाएगा, अपना बिजनेस की तरफ जाएगा, ठीक है। ये स्कीम से क्या है, स्टार्टअप कल्चर। द स्कीम स्पेसिफिकली एम्स टू स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योरल कल्चर, यानी एंटरप्रेन्योरल कल्चर स्टार्ट होगा स्टार्टअप स्कीम से। पहला, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द चार्म्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। यार तुम अपने मालिक खुद हो, इसका जो चार्म होता है ना वो नौकरी करके नहीं मिलता। दूसरी बात, एनकरेज मोर डायनामिक स्टार्टअप्स बाय मोटिवेटिंग एजुकेटेड यूथ, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। तो ज्यादा डायनामिक स्टार्टअप के लिए क्या कर रहे हैं, जो एजुकेटेड यूथ है उसको कहते हैं नौकरी ना कर नौकरी, भाई कर अपना काम, ना कर नौकरी, कर अपना काम। साइंटिस्ट को सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अर्ली फेज में हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, हम आपको और फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, टैक्स कंसेशंस भी दे रहे हैं। ब्रॉड बेस meeting specific needs of unrepresented target groups as per the notification dated February 17, 2017 issued by the Ministry of Commerce and Industry। स्टार्टअप मीन्स, स्टार्टअप का मतलब क्या कहा उन्होंने, ध्यान से देखो। स्टार्टअप का मतलब तुमको पता होना चाहिए, एक एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, 5 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा किसी प्रीसीडिंग ईयर में नहीं हुआ हो। किधर क्या काम कर रही हो, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस, प्रोसेसेस ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट, तो इन सब को लेकर के कर रहा हो। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है भारत सरकार ने 2017 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एंड इंडस्ट्री ने स्टार्टअप का मीनिंग दिया था, और उस स्टार्टअप की मीनिंग में ये 4 चीजें हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, एक्शन पॉइंट्स क्या क्या एक्शन पॉइंट है भारत सरकार का जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, उसमें क्या क्या एक्शन पॉइंट्स है। पहला, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, भाई चीज़ों को सिंपल करो और हाथ पकड़ो उसका, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो स्टार्टअप करना चाहता है। सरकार ने कहा भाई फ्रेंडली फ्लेक्सिबल सिंप्लीफिकेशंस आर अनाउंस्ड फॉर द कंप्लायंस ऑफ स्टार्टअप इज टू क्रिएट, यानी कि 1 पॉइंट स्टार्टअप इंडिया हब बना दिया। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल फॉर द एंटायर स्टार्टअप, यानी कोई भी स्टार्टअप होगा कंट्रोल का एक ही पॉइंट है, वहीं से सारे क्लियरेंस तुमको मिल जाएंगे, तुम्हें स्टार्टअप करने तो जाओ। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन, हाँ लीगल सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर तुम कोई नया नोवेल न्यू आइडिया इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए हो, मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेकर के आओ, तो पेटेंट तुमको यूं मिलेगा, फटाफट मिलेगा यार। इजी एग्जिट, अगर बिजनेस फेल होता है तो वाइंड अप ऑपरेशंस में प्रोसीजर्स आर बीइंग अडॉप्टेड टू रीअलोकेट कैपिटल, ठीक है। तो इन केस ऑफ बिजनेस फेलियर एंड वाइंड अप ऑफ ऑपरेशंस प्रोसीजर्स आर बीइंग अडॉप्टेड टू रीअलोकेट कैपिटल। तो अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो वाइंड अप ऑपरेशंस होगा, फिर प्रोसीजर है कि भाई इस कैपिटल को कहीं और एलोकेट कर दिया जाए। हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर सेटअप, गवर्नमेंट इज सेटिंग अप इंक्यूबेटर्स अक्रॉस द कंट्री इन पीपीपी मोड। भैया पीपीपी का मतलब क्या, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी कह सकते हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कह सकते हो, ट्रिपल पी का मॉड्यूल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर मतलब वहां से जहां से चीजें निकल के, इंक्यूबेटर होता है जब बेबी बच्चा होता है, जब बेबी अंडरग्रोन होता है और उसका बर्थ होता है तो उसको कहाँ रखा जाता है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है। वहाँ क्या होता है, वो ग्रो करता है। तो हमने क्या किया, अभी सीड्स डाले हैं, अब ये ग्रो करेगा तो इसको इंक्यूबेटर में अनुकूल माहौल देंगे। तो सरकार ने क्या किया, एक इंक्यूबेटर सिस्टम पूरा डेवलप किया, सेटिंग अप इंक्यूबेटर अक्रॉस द कंट्री, पब्लिक प्राइवेट और पार्टिसिपेशन मोड में। टैक्स एग्जम्पशन, ध्यान देना है 3 साल तक टैक्स में प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा। वेज टू फंड स्टार्टअप, कैसे कैसे स्टार्टअप को फंड्स मिलेंगे ये सब याद रखना है। पहला, बूट स्ट्रैपिंग, अरे तेरे पास अपने पैसे हैं लगा दो, बूट स्ट्रैपिंग समझ के याद रखना है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग थ्रू पर्सनल सेविंग्स एंड अदर सोर्सेज, अपने तरफ से पैसा लगाओ, अपने सोर्स से तुम पैसे का इस्तेमाल करो, पैसे की व्यवस्था करो। क्राउड फंडिंग, कई सारे लोगों से लेकर के, है ना, कई सारे लोगों से लेकर के जिसका कॉमन गोल हो, दैट इज क्राउड फंडिंग। यानी उसमें जितने भी लोग हैं सबके वही गोल हैं, वही अचीव करने का गोल है। तो सबने थोड़े से पैसे लगाए, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप ने मिलके, दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। समझ में आई? तो बूट स्ट्रैपिंग अपना पैसा लगा, क्राउड फंडिंग सबसे मिलके ले जिसके कॉमन गोल्स हो, एंजल इन्वेस्टमेंट, कोई आया देवदूत, कोई आया, एंजल माने क्या होता है, देवदूत। तो कोई आया देवदूत, उसने आकर के तुम्हारे पास पैसे लगाए, जिसके पास सरप्लस पैसे थे उसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, इसने इसमें पैसे लगा दिए, वो हो गया तुम्हारा एंजल इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटल, ये प्रोफेशनली मैनेज फंड हाउसेज होती हैं जो ह्यूज दे आर विच आर इन्वेस्टेड इन कंपनीज विद ह्यूज पोटेंशियल, तो जिसमें खूब बड़ा पोटेंशियल होता है उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं, इसको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। खतरों के खिलाड़ी होते हैं ये नए बिजनेस आइडियाज में जाकर के पैसे लगा देते हैं, कहते हैं यार चलो मैं आज पैसे लगाता हूँ, ये बिजनेस तो ग्रो करेगा। ये बहुत ही खेले हुए खिलाड़ी होते हैं भाई साहब, है ना। बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, सो अर्ली स्टेज बिजनेस कैन कंसीडर इंक्यूबेटर, तो जो छोटे मतलब स्टार्टिंग में जो बिजनेस होते हैं उसको इंक्यूबेटर कहते हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, अभी तो वो बच्चा है ना जी, अभी वो बच्चा है ना जी। सो इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स एज ए फंडिंग ऑप्शन। माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी, छोटे स्तर पे फाइनेंस करना। माइक्रो फाइनेंस आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। दोज हु ईदर डू नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल, है ना, बैंकिंग सर्विसेज और हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर अ बैंक लोन, उसके लिए माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था हो जाती है। जैसे चिट फंड्स वगैरह इसको फाइनेंस करते हैं, छोटे वित्तीय इनको सहायताएं मिल जाती हैं। आईपीआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, इन 3 चीजों के बारे में ध्यान से पढ़ो। एंड ऑल इन्वेंशंस ऑफ क्रिएशन बिगिन विद एन आइडिया, सबसे पहले कोई भी बात जो शुरू होती है वो आइडिया शुरू होती है। आपने सुंदर पिचई को सुना है? सुंदर पिचई क्या बोलता है कि सुंदर पिचई बोलता है कि एन आइडिया इज हैविंग समथिंग विच इज मोस्ट पावरफुल, सो यू मस्ट हैव एन आइडिया, ठीक है ना।
तो आइडिया इज वेरी पावरफुल, आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल इन्वेंशंस ऑफ क्रिएशंस बिगिन विद एन आइडिया, आइडिया से होता है। वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी। देखो मेरे दिमाग में आया कि भैया मैं ना जो है एक कहानी लिखूं, किताब लिखूं, कहानी लिखूं, ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक पूरा कहानी का खाका बन गया, ये आइडिया हो गया, ठीक। अब मैंने क्या किया, उस कहानी को लिखना शुरू किया, यानी वो प्रोडक्ट तैयार हो गया, पांडुलिपि तैयार हो गई, किताब बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के पास जाऊंगा, अपने अधिकारों के लिए जाऊंगा मैं अथॉरिटी के पास, उन्हें कहूंगा देखो ये किताब है, ये मेरी किताब है, इसलिए इस किताब का राइट मेरे पास होना चाहिए। मैं अप्लाई करूंगा, मेरे को उसका राइट मिल जाएगा, ठीक है ना, कि भाई मेरे अलावा कोई इस किताब को बेच नहीं सकता, मेरे अलावा इसकी अगर किसी ने फोटोकॉपी करा ली तो भैया उसके ऊपर लीगल जुर्माना या दंड लगाया जा सकता है, यानी किसी भी तरीके से ये दूसरा कोई व्यक्ति इसको बेच नहीं सकता। इससे उत्पन्न होने वाले जितने इसको बेच करके जो पैसे जितने भी हैं वो सारे मेरे होंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अप्लाई करेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड like inventions, literacy, but in artistic work, symbols, names, images and designs used in the business। ये सब आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम्स, इमेजेस, डिजाइन यूज्ड इन बिजनेस को छोड़ के जितने भी काम होते हैं ह्यूमन माइंड के, जैसे इन्वेंशंस, लिटरेरी वर्क हुए, इन सबको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम्स, इमेजेस एंड डिजाइन यूज्ड इन बिजनेस को छोड़ के। आगे क्या लिखा मैंने, कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी which includes inventions, patents, trademark, industrial designs and geographical indications, while the other is copyright which includes literary and artistic work such as novels etc। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि बेटा artistic work, symbol, names, images and designs used in business, this comes under industrial property, right, ठीक है ना, industrial property। this is also again IPR, intellectual property, but this comes under industrial property। the other one is the copyright, is copyright, this is again intellectual property right, but this is copyright। now why is IPR important, ये बात भी समझने वाली है, क्यों important है, क्योंकि इससे नया पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस क्रिएट करने में मदद मिलती है। भाई मेरा है, मैंने बनाया है, तो मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, मेरे को इसका फायदा मिलना चाहिए। ये अगर मतलब निश्चित हो गई कि ये बात इसने की और इसी का फायदा इसको मिलना चाहिए, तो ऐसे सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, एक तरीके से मोटिवेटर का काम करेगा ये। इसलिए इट इंसेंटिवाइज इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स, यानी इनके काम के लिए इनको इसका इंसेंटिव मिलता है। इट अलाउज द वर्क क्रिएटेड बाय अ पर्सन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक ओनली विद हिज और हर परमिशन, यानी पब्लिक को बेचा जाएगा सिर्फ उसके परमिशन पे ही। इट हेल्प्स ऑथर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स, ओनर्स टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क्स। मैंने कहा कि मेरा है तो मेरा ही नाम होना चाहिए किताब पे, मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है, ऑथर की जगह मेरा नाम होना चाहिए, मेरी रिकॉग्निशन, मेरी पहचान होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज, क्या हो बंदे के अंदर की वो एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, क्या क्या लायक, उसमें लायक क्या क्या लियाकत होनी चाहिए। यार कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, लियाकत होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होनी चाहिए बातें, तो होनी चाहिए कि इट रेफर्स टू अ कॉम्पोजिट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड होस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल attributes in person that mark their effectiveness for a task। कि वो टास्क एक अलग तरीके से कर सकता है, इफेक्टिवली कर सकता है, उसके पास नॉलेज है, स्किल है और बहुत सारी साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं उसके पास। बात समझ में आई। EDI ने 15 कॉम्पिटेंसीज बताई हैं। पहला इनिशिएटिव, सीज एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज, देखता है और अपॉर्चुनिटीज पे काम करता है। परसिस्टेंस, नेवर से डाई एटीट्यूड, इंफॉर्मेशन सीकर, कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, कमिटमेंट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एफिशिएंसी ओरिएंटेशन, सिस्टमेटिक प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस, परसुएशन, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजी, मॉनिटरिंग, कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। क्या क्या एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन होता है, देखो ध्यान से देखना भैया, ये बात है, देखो नीड फॉर अचीवमेंट, NH, NPOW, NF, NOT, ये सब चीजें हैं। क्या क्या, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट इंप्लाइज अ डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट है जिसको अचीव करने का मेरा डिजायर है, मैं वो करता हूं। नीड फॉर पावर, पावर का इज द कंसर्न फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल और द बिहेवियर ऑफ अदर्स फॉर मूविंग इन अ प्री डिटरमिन्ड डायरेक्शन इन अटेनिंग द इनविजन्ड ऑब्जेक्टिव, जो विजन है, जो हमने देखा है, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। देखो नीड फॉर एफिलिएशन, लोग मेरे को माने, हाँ, तो
are low on affiliation. Entrepreneurs are low on affiliation as they are and expected to be innovative, trendsetter and tradition breakers. तो लो on affiliation की बात हो, जब मैं entrepreneurs की बात करूँगा तो इनको एफिलिएशन का मतलब क्या होता है कि मेरी महत्व बढ़े, मतलब उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है लोगों की कि भाई मेरा महत्व बढ़े, मेरे को लोग जाने। नहीं, एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर को इन बातों से मतलब नहीं होता कि मेरे को जाने, मेरे को समझे या मेरे को करे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका सिंपल सा काम होता है भाई, वो एक इनोवेटर होता है, ट्रेंड सेटर होता है, ट्रेडिशन ब्रेकर होता है। उसको एफिलिएशन से मतलब नहीं है, आप उसको समझे भाई बड़ा अच्छा आदमी है, उससे उसको लेना देना नहीं है, उसको भैया काम करने से मतलब है। ऑटोनॉमी, हाँ ये तो है कि उसकी डिजायर होती है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, बीइंग रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू वन सेल्फ रादर देन सम एक्सटर्नल पावर, ठीक है ना। Entrepreneurial values and attitudes. Entrepreneurial values and attitudes refer to the behavioral choices individuals make for success business enterprises. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर आपको पढ़नी है, समझनी है। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, 30-32 क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, और ये करूंगा मैं अगली क्लास में डिस्कशन, समझ गए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर ये हो गया कॉन्सेप्ट, और हम अगली क्लास में बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस की। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और वीडियो देखते रहिए, और जहाँ कहीं आपको ट्रबल लगे, प्रॉब्लम लगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद। अगर आपने और इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो हमने बिजनेस स्टडीज़ 12th के अंदर सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हो और वहाँ से आप ज्ञान ले सकते हो, और अपने CUET को क्वालिफाई करने में आपको काफ़ी मददगार वो होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय फॉर द डे।